सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम लोग हिंदी काव्य खंड से अध्याय 12 कैदी और कोकिला का अध्ययन करेंगे। इस कविता के लेखक माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। आइए चलते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक पे। कविता को पढ़ने से पहले लेखक के बारे में, कवि के बारे में जान लें। माखनलाल चतुर्वेदी, अपनी अपनी पुस्तकों पे ध्यान दें। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेडिलो गुंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छद्मबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। प्रिय विद्यार्थियों, लेखक के बारे में आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार इनका जन्म, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में 1889 में हुआ। 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बन गए। फिर बाद में अध्यापन कार्य छोड़ करके उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वह बहुत देशभक्त थे और प्रखर पत्रकार थे। कर्मवीर और प्रताप पत्रिकाओं का भी संपादन किया। 1968 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख कृतियों में हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेडिलो गुंजे धरा प्रमुख हैं। उन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावनाएं इनकी कविताओं में मिलती हैं। इसलिए इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम, प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की जगह उसके भाव को ज़्यादा महत्व देते हैं। परंपरागत छद्मबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। आइए आगे चलते हैं। इस कविता के बारे में बताया गया है, अपनी पुस्तक पे ध्यान दें। ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। प्रिय विद्यार्थियों, ब्रितानी उपनिवेशवाद यानी कि ब्रिटेन को ब्रितानी यहाँ लिखा गया है। ब्रिटेन का जो उपनिवेशवाद था, उनको जो अपने राज्य को बढ़ाने का शौक था, उसे उपनिवेशवाद के रूप में यहाँ लिखा गया है। तो ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का, जो वो शोषण करते थे, उसका बारीक विश्लेषण इस कविता में किया गया है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहार और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है कि किस तरह से हमारे स्वाधीनता सेनानियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ था। इस प्रस्तुत कविता में कवि जेल में एकाकी और उदास हैं, अकेले हैं और उदास भी हैं। कोकिल अर्थात कोयल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रिटानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहते हैं कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। मतलब कोयल जो मधुर गीत गाने के लिए प्रसिद्ध होती है, तो मधुर गीत ना गाए बल्कि मुक्ति के लिए गीत सुनाए, ऐसा कवि का मानना है।
कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखती है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। तो आइए चलते हैं कविता की तरफ। कैदी और कोकिला। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्र को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। टोपी काली कमली काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली। पहरे की हुंकृत की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हुंकृत पर अपनी कृत से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आशौ किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। ये कविता थी जिसे मैंने अभी पढ़ा। अब आइए इसके अर्थ पर चलते हैं। कैदी और कोकिला यानी कैदी और कोयल। कविता का शीर्षक है कैदी और कोयल। अब इसको मैं पढ़ता हूँ और अर्थ भी बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ जैसे कि आप लोगों को पहले बताया गया कि लेखक जेल में अकेले और उदास हैं और कोयल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रिटिश शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए इन्होंने यह कविता लिखी है। तो वह कोयल से प्रश्न करते हैं, कोयल से पूछते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। पहले कविता के इस पहले भाग में लेखक पूछते हैं कि क्या गाती हो, क्या गा रही हो, क्यों रह जाती हो, गाते गाते क्यों रुक जाती हो, कोयल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोयल बोलो तो। मतलब क्या लाई हो, किसका संदेशा है, कोयल बोलो। दूसरा भाग आता है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। इसका मैं अर्थ बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। यहाँ पर कवि जेल का वर्णन करते हुए ये लिखते हैं ऊंची काली दीवारों के घेरे में, अर्थात जिस जेल में हैं वो ऊंची काली दीवारें हैं। तो अपने आप को वो प्रदर्शित करते हुए ये लिखते हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में हैं, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में हैं। मतलब यहाँ पर लिखते हैं कवि कि वो ऊंची काली दीवारों के घेरे में हैं और डाकू चोर बटमारों के डेरे में, यानी डाकू चोर और बटमारों के निवास घर में हैं, यानी कि जेल में हैं। आगे की पंक्तियों में बताते हैं, जीने को देते नहीं पेट भर खाना,
मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। कहते हैं कि जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं मिलता है और मरने के लिए मरने भी नहीं देते हैं, इसलिए सिर्फ तड़प कर रह जाना है। मतलब जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं है और ब्रिटिश शासन उनको मरने भी नहीं दे रहा है, सिर्फ उनको तड़प करके रह जाना है। आगे की पंक्तियों में कहते हैं, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, यहाँ पर प्रश्न पूछना चाहते हैं कवि। कहते हैं कि जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, मतलब ब्रिटिश शासन के कड़े पहरे में है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। इन ब्रिटिश शासन की इन काली करतूतों के कारण यहाँ पर कवि प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि ये शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तम का अर्थ होता है अंधेरा। यह पूछते हैं कि ये शासन है या अंधेरे का गहरा प्रभाव है। आगे की पंक्तियों में लिखते हैं, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। हिमकर का अर्थ होता है चाँद। कहते हैं कि चंद्रमा भी निराश कर चला है और रात भी काली है, मतलब उस समय अंधेरी रात है। यहाँ पर लिखते हैं कि चंद्रमा निराश कर दिया है, रात भी काली है, इस समय मतलब आधी रात का समय है, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। आली कहते हैं सखी या सहेली को। कहते हैं कि इस समय इतने अंधेरे में तुम क्यों जगी हो। इस भाग का अर्थ फिर से एक बार बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यहाँ पर कवि अपने जेल का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में है, डाकू चोरों और बटमारों के डेरे में यानी उनके निवास में है। ब्रिटिश शासन के अत्याचार को लिखते हैं कि जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं देते हैं और मरने भी नहीं देते हैं, इसलिए तड़प कर रह जाना है। जीवन पर अब दिन रात ब्रिटिश शासन का कड़ा पहरा है। इस सब अत्याचार को इंगित करते हुए अगली पंक्ति में कहते हैं कि ये शासन है या अंधेरे का गहरा प्रभाव है। फिर कोयल से कहते हैं कि चंद्रमा भी निराश करके चला गया है, रात भी काली है, इस समय इस अंधेरे में तुम क्यों जगी हो, अंधेरेपूर्ण माहौल में तुम क्यों जगी हो सखी, सखी तुम क्यों जगी हो। आगे चलते हैं, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। इसमें क्यों हुक पड़ी, हुक का अर्थ होता है दर्द भरी टीस। जब किसी दर्द से व्यक्ति टीस में होता है तो उसे हुक कहते हैं। इसमें कहते हैं क्यों हुक पड़ी, मतलब क्या दर्द हुआ है तुमको। वेदना बोझ वाली सी, क्या तुमको कष्ट बोझ वाला है। कोकिल बोलो तो क्या लूटा, कोयल बोलो क्या तुम्हारा लूटा है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। मृदुल वैभव, मृदुल मतलब होता है मीठा या मधुर, वैभव मतलब होता है समृद्धि। यानी हमारे देश की जो एक बहुत बड़ी समृद्धि थी, मीठी समृद्धि, उसको कवि ने लिखा है मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। मतलब देश की जो समृद्धि है, जो मधुर समृद्धि है, उसकी तुम रखवाली सी हो, कोयल बोलो तो क्या तुम्हारा लूटा है, कोयल बोलो। अगले भाग में चलते हैं, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। इस भाग में कवि कहते हैं कि क्या हुई बावली, क्या तुम पागल हो गई हो, अर्धरात्रि को चीखी, इतनी रात को चीख रही हो, कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो किस दावानल की। दावानल यहाँ एक शब्द आता है, दावानल मतलब होता है जंगल की आग, अनल मतलब आग होता है और दावानल मतलब जंगल की आग। किस जंगल की आग ज्वालाएं हैं दिखी, मतलब किस जंगल की आग की लपटें तुमको दिखी हैं, कोयल बोलो तो। मतलब पूरे देश में ब्रिटिश शासन के अत्याचार को कोयल देखती है। उसी अत्याचार की तरफ इशारा करते हुए लेखक ये कहते हैं कि कौन से जंगल की आग की लपटें तुमको दिखी हैं, कोयल बोलो तो। इन पंक्तियों से उनका दो तरफ इशारा है। एक तरफ इशारा तो उनका ब्रिटिश अत्याचार की तरफ है, दूसरी तरफ उनका इशारा स्वतंत्रता के प्रति लोगों के मन में जो भावनाएं उठी हैं उसके प्रति है। तो उसी को जंगल की आग की लपटों के रूप में कवि यहाँ लिखे हैं। इस भाग का अर्थ एक बार पुनः बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कोयल से कवि पूछते हैं कि क्या पागल हो गई हो, इतनी रात्रि को क्यों चीखी, आधी रात को क्यों चीखी, कोयल बोलो तो किस जंगल की आग की लपटें तुमने देखी हैं, कोयल बोलो तो। अगले भाग पे चलते हैं, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर रखूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली।
इस भाग में कवि कहते हैं कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, जो उन्हें जंजीरें लगी हैं उसे अपने आभूषण स्वरूप लिखते हैं कवि। कहते हैं कि क्या तुम जंजीरों का गहना, गहना मतलब होता है आभूषण, तो जो जंजीरें हैं और जो उनको जकड़ा गया है, जो उनका कैद में रखा गया है, उसे वो आभूषण के रूप में रखते हैं। इसलिए पूछते हैं कि क्या इन जंजीरों को आभूषण के रूप में तुम नहीं देख सकती? हथकड़ियाँ क्यों? बोलते हैं कि ये हथकड़ियाँ क्यों हैं? यह ब्रिटिश राज का गहना, ये ब्रिटिश राज ने उनको आभूषण पहनाए हैं, गहना पहनाया है। आगे की पंक्तियों में लिखते हैं, कोल्हू का चर्रकचू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। यहाँ पर भी अंग्रेज के द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का वर्णन यहाँ पर कवि करते हैं। कोल्हू का चर्रकचू, जब लोग जेल में रहते हैं तो उनसे काम करवाए जाते हैं और कोल्हू घुमवाया जाता है, तो जब कोल्हू घूमता है तो चर्रकचू की आवाज़ होती है, उसके द्वारा यहाँ पर इसके द्वारा कवि यह कहना चाहते हैं कि कोल्हू का जो चर्रकचू है वो जीवन की तान, तान मतलब होता है गीत या सुर, तो जो कोल्हू पे ये लोग काम करते हैं वो इनके जीवन का एक सुर बन चुका है, मतलब इनकी आदत बन चुकी है और बड़े ही उत्साह से ये वो काम कर लेते हैं। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, गिट्टी पे उंगलियां जो हैं वो गाने लिख रही हैं, मतलब गिट्टी तोड़ने का भी जो काम है वो बहुत मन से अब कवि कर ले रहे हैं। मतलब इसका अर्थ ये है कि कोल्हू पे जो चर्रकचू हैं वो उनके जीवन का एक सुर बन चुका है और गिट्टी पे उंगलियों ने गाने लिखे हैं। आगे कहते हैं कि हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआं, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। मोट एक चमड़े का थैला होता है जिससे कुएं से पानी निकाला जाता है, और जुआ एक बांधने की चीज़ होती है जिसको पेट पे बांध करके और पानी खींचा जाता है। तो यहाँ पर पानी भी अंग्रेज़ों के द्वारा कवि से खिंचवाया जाता होगा, इसलिए वो लिखते हैं कि पेट पर वो थैला बांध करके और पानी खींचता हूँ, लेकिन खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। जो ब्रिटिश सरकार की जो अकड़ है, जो अहंकार है, उसको समाप्त कर रहे हैं, जो ब्रिटिश सरकार की अकड़ है उसको समाप्त कर रहे हैं। लिखते हैं कि मोट खींचता हूँ, मतलब उस थैले को अपने पेट पर बांध करके खींचते हैं और ब्रिटिश सरकार की अकड़ को समाप्त कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। दिन में करुणा क्यों जगे, करुणा होती है दया, तो यहाँ पर कवि लिखते हैं कि दिन में दया क्यों जगे रुलाने वाली, मतलब कोयल को रुलाने वाली कहते हैं, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इसलिए रात में गा रही हो कि दिन में दया न जगे। दिन में दया क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए क्या रात में गा रही हो। इसका एक बार पुनः मैं आपको अर्थ बताता हूँ। कोयल से कवि पूछते हैं कि क्या तुम इन जंजीरों को आभूषण के रूप में देख नहीं सकती हो? हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज के आभूषण हैं, और जो कोल्हू का चर्रकचू है, कोल्हू पर जो वो काम करते हैं वो उनके जीवन की तान यानी जीवन का एक गीत या सुर बन चुका है, और गिट्टी जो ये तोड़ते हैं उस पर उंगलियों ने अपने गान लिख चुके हैं, यानी गिट्टी पर जो काम करते हैं वो एक गीत की तरह है। पेट पर बांध करके जुआ ये मोट खींचते हैं, मतलब मोट एक चमड़े का थैला होता है जिससे पानी खींचा जाता है, यानी अपने पेट पर उसको बांध करके और पानी खींचते हैं, और वो ब्रिटिश सरकार के अकड़ अहंकार को समाप्त करते हैं, ब्रिटिश अकड़ के कुएं को खाली कर रहे हैं। दिन में दया क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, यानी दिन में दया क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गा रही हो, रात में गा रही हो, ऐसा प्रश्न कोयल से करते हैं। आगे के भाग में चलते हैं। इस शांत समय में अंधकार को बेद रही रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। इसमें कवि कहते हैं कि इस शांत समय में, मतलब आधी रात का समय है, सब तरफ शांति है, अंधकार को बेद रो रही हो क्यों। अंधकार को बेद, बेद मतलब चीरना या बेधना, मतलब अंधकार को समाप्त करते हुए क्यों रो रही हो। कोयल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, मधुर मतलब मीठा, विद्रोह बीज मतलब विद्रोह का बीज इस भांति बो रही क्यों है, मतलब उसके रोने से लोगों के अंदर विद्रोह की भावना पैदा हो रही है, इसलिए कवि लिखते हैं कि चुपचाप मधुर विद्रोह का बीज क्यों बो रही हो, कोयल बोलो तो। एक बार पुनः बताता हूँ। इस शांत समय में अंधकार को चीर करके क्यों रो रही हो, कोयल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह के बीच इस तरह क्यों बो रही हो, कोयल बोलो तो। आगे चलता हूँ। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। इस भाग में
कवि ये बताते हैं, काली शब्द का बार बार यहाँ पर प्रयोग हुआ है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। काली शब्द को, ये सौंदर्य है इनके काव्य का। काली तू रजनी भी काली, मतलब तुम भी काली हो, और रजनी मतलब रात्रि भी काली है, मतलब अंधकार वाली रात है। शासन की करनी भी काली, और ये जो अंग्रेज सरकार है इसका जो कृत्य है, जो इसकी करनी है, वह भी काली है, यानी कि इनका शोषण अत्याचार भी बहुत बढ़ चुका है। काली लहर कल्पना काली, मतलब चारों तरफ काली लहर है, इनके जो अत्याचार हैं वो चारों तरफ हैं। कल्पना काली, सोच भी काली है, मतलब इनके प्रति जो हमारी सोच है वह भी काली है। मेरी काल कोठरी काली, मतलब जिसमें वो रह रहे हैं, जो जेल है वह भी काली है। टोपी काली, कमली काली, जो टोपी दी गई है जेल में, जेल में जो वस्त्र पहना जाता है उस टोपी की बात कर रहे हैं कि वो टोपी भी काली है। कमली, कमली यानी जो बिछाने वाला कंबल है वो भी काला है। मेरी लौह श्रृंखला काली, जो लोहे की श्रृंखला है, जेल में जो लोहे की श्रृंखला होती है उसे कहते हैं कि मेरी लौह श्रृंखला, यानी जेल की जो लोहे हैं वो भी काले हैं। पहरे की हुंकृति की ब्याली, पहरे की जो हुंकार है, हुंकृति मतलब होता है हुंकार या आवाज़, पहरे की जो आवाज़ है वो सांपिन की ब्याली, मतलब सांप की तरह है। तिस पर है गाली ए आली, जो गाली की तरह है, ए आली मतलब हे सखी। यहाँ पर इसका अर्थ पुनः बता रहा हूँ। कहते हैं कि तुम भी काली हो, कोयल को कहते हैं कोयल तुम भी काली हो, रात्रि भी काली है, शासन का जो कृत्य है, जो करनी है वो भी काली है, काली लहर भी है, कल्पना भी काली है, यानी चारों तरफ जो अत्याचार की लहर है वो भी काली है, और हमारी कल्पनाएं भी अंग्रेज शासन के प्रति काली हैं। उनकी काल कोठरी जिस जेल में है वो भी काली है, उनका जो वस्त्र है उसमें टोपी भी काली है और कंबल भी काला है। जो लौह श्रृंखला है, जो जेल की सलाखें हैं वो भी काली हैं। पहरे की हुंकृत की ब्याली, जो पहरे की आवाज़ है वो नागिन की तरह है और गाली की तरह को कवि को प्रतीत होती है। पहरे की आवाज़ की नागिन की तरह है, जो गाली की तरह प्रतीत होती है। ए आली मतलब हे सखी, अपनी कोयल से, अपने दोस्त से वो बताते हैं, सखी से बताते हैं। आगे चलते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को, क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। इस काले संकट रूपी सागर पर मरने की मदमाती, मतलब मरने के लिए क्यों मद में हो, क्यों लालायित हो, मतलब इस संकट रूपी काले सागर में मरने के लिए क्यों लालायित हो। कोयल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, अपने चमकीले गीतों को क्यों स्मृति में लाती हो, क्यों तैराती मतलब क्यों स्मृति में लाती हो। कोयल बोलो तो मतलब इस काले संकट रूपी सागर पर, मतलब पूरे देश में संकट का सागर है, इसमें मरने के लिए क्यों लालायित हो। कोयल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, मतलब स्मृति में क्यों लाती हो। कोयल बोलो तो। आगे चलते हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा दुष्पुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। यहाँ पर कवि अपने और कोयल के जो माहौल है, जो कोयल और इनका जो संसार है, उस पर तुलनात्मक लेख लिखा है। यहाँ पर कविता में कहते हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली, यानी कोयल को हरियाली डाली मिली है, मुझे नसीब कोठरी काली, और मेरे नसीब में यानी मेरे भाग्य में ये काली कोठरी है यानी जेल है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, यानी कि तुम पूरे आकाश भर, नभ भर पूरे आकाश में संचार है, घूम सकती हो, लेकिन मेरा ये 10 फुट का ही संसार है, यानी 10 फुट के इस कैदी कमरे में, यानी जेल में, इस 10 फुट के जेल में ही उन्हें रहना है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, यानी तुम्हारे गीत लोग वाह वाह कहते हैं सुन के, और यहाँ कवि जेल में हैं, उनका रोना भी गुनाह है। देख विषमता तेरी मेरी, यानी देखो तुम्हारी और मेरी जो भिन्नताएं हैं, बजा रही तिस पर रणभेरी, यानी इसके बावजूद तुम रणभेरी यानी युद्ध का गीत बजा रही हो, यानी युद्ध की घोषणा कर रही हो। एक बार पुनः बताता हूँ। कोयल और अपने परिस्थितियों की तुलना इस भाग में की गई है। कवि कहते हैं कि तुम्हें हरियाली डाली मिली है और मेरे नसीब में, मेरे भाग्य में ये काली कोठरी यानी जेल है। तुम्हारा पूरे आकाश में संचार है और मेरा 10 फुट में ही संसार है, यानी तुम पूरे आकाश में भ्रमण कर सकती हो और मैं जेल 10 फुट के जेल में कैद हूँ। तुम्हारे गीत पे लोग वाह वाह कहते हैं और मुझे रोना भी गुनाह है।
देखो मेरी तुम्हारी विषमता, इसके बावजूद तुम रणभेरी यानी युद्ध की घोषणा कर रही हो, युद्ध का गीत गा रही हो। आगे चलते हैं। इस हुंकृति पर अपनी कृत से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आशव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। इस भाग में कवि कहते हैं कि इस हुंकृति पर, मतलब इस हुंकार पर, ये जो तुम गा रही हो, इस हुंकार पर अपनी कृति से, मतलब अपनी रचना से, कृति मतलब रचना से, अपनी तरफ से, अपनी रचना से कहो और क्या कर दूं। कहते हैं कि तुम्हारी इस आवाज़ पर, इस हुंकार पर अपनी रचना से कहो और क्या कर दूं, कोयल बोलो तो मोहन के व्रत पर। यहाँ मोहन यानी मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी को कहा गया है। गांधी जी ने व्रत लिया था देश को आज़ाद कराने के लिए, उस व्रत के बारे में बात हो रही है कि गांधी जी के व्रत पर प्राणों का आशव, मतलब अपने प्राणों का जो रस है, आशव मतलब रस, आशव तो मदिरा को कहते हैं, लेकिन यहाँ उसका भाव रस से है कि अपने प्राणों का रस किसमें भर दूं, यानी अपने प्राणों की आहुति कहाँ दे दूं, कहाँ अपने आप को त्याग कर दूं, कोयल बोलो तो। यानी कोयल से पूछते हैं कि कोयल बताओ। पुनः एक बार बता रहा हूँ, इस हुंकृति पर यानी तुम्हारी इस आवाज़ पर, तुम्हारी इस हुंकृति पर, हुंकार पर अपनी रचनाओं से कहो क्या कर दूं, कोयल बोलो तो गांधी जी के व्रत पर यानी देश को आज़ाद कराने के व्रत पर प्राणों का रस किसमें भर दूं, मतलब कहाँ अपना प्राण दे दूं, कोयल बोलो तो, कोयल बताओ। इस प्रकार ये कविता कैदी और कोकिला यहाँ पर समाप्त होती है। आशा और उम्मीद है कि आप लोगों को इसका अर्थ समझ में आया होगा। इस पूरी कविता में जेल का वर्णन किया गया है, अत्याचार का, ब्रिटिश सरकार के अत्याचार का वर्णन किया गया है, फिर ब्रिटिश सरकार में जो काम कराए जा रहे हैं, जेलों में जो अत्याचार हो रहा है उसका वर्णन है, उसकी स्थान का वर्णन है, कोयल और कैदी के परिस्थितियों का वर्णन है, और उसके बाद इस देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने की भावना के साथ अंतिम भाग में कवि ने अपनी लेख को, अपनी कविता को समाप्त किया है। यदि आप लोगों को कोई भी समस्या होगी तो आप उन समस्याओं को मुझसे पूछ करके अपना हल करवा सकते हैं। धन्यवाद।